गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि एनडीए की 2026 विधानसभा चुनाव जीत के बाद मुख्यमंत्री एआईएडीएमके का होगा। हालांकि उन्होंने किसी के नाम की पुष्टि नहीं की, लेकिन स्पष्ट किया कि भाजपा भी अगली सरकार में शामिल होगी। अन्नामलाई को लेकर अमित शाह ने कहा कि उन्हें बड़ा राष्ट्रीय रोल मिलेगा और वह राज्य की राजनीति में बड़ा किरदार निभाएंगे। 1975 में लगे आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आपातकाल का उद्देश्य देश और समाज का मनोबल तोड़ना था और यह हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता को कभी हल्के में न लें। जयशंकर ने आरोप लगाया कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एक परिवार ने खुद को राष्ट्र से ऊपर रखा। उन्होंने प्रेस सेंसरशिप, संपादकों की गिरफ्तारी और सत्ता के दुरुपयोग की कड़ी आलोचना करते हुए बताया कि उस दौरान 5 संवैधानिक संशोधन और 48 अध्यादेश पारित किए गए थे। चीन के किंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में साझा बयान पारित नहीं हो सका। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसका कारण बताते हुए कहा कि भारत ने इस दस्तावेज में आतंकवाद पर अपनी चिंताओं को शामिल करने की मांग की थी, लेकिन एक सदस्य देश को यह स्वीकार्य नहीं था, जिसके कारण भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में आतंकवाद को क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए इसके खिलाफ दोहरे मापदंड छोड़ने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने पर जोर दिया था। कहा जाए तो राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे सबक सिखाया। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच भारत का ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है। इसी कड़ी में आर्मेनिया के येरेवन से एक विशेष विमान 173 भारतीय नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक इस ऑपरेशन के तहत कुल 4,415 भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिनमें 3,597 ईरान से और 818 इजरायल से लाए गए हैं। इन निकासी उड़ानों में 3 भारतीय वायुसेना के विमान भी शामिल थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करते हुए कहा है कि चीन के साथ व्यापार समझौता होने के बाद अब भारत के साथ एक बहुत बड़ा व्यापार समझौता जल्द ही हो सकता है। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा, हम भारत के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। यह समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने घोषणा की है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो 1 जुलाई को वाशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्री शामिल होंगे। हालांकि रक्षा खर्च, ओकस और पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर क्वाड साझेदारों के बीच हालिया मतभेदों के कारण एजेंडा को आगे बढ़ाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ओडिशा के पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का भव्य शुभारंभ हो रहा है। यह पवित्र यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडिचा मंदिर तक जाएगी। रथ यात्रा से एक दिन पहले हजारों भक्तों ने सिंह द्वार पर भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के नवाजौबन दर्शन किए। 12 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 8 जुलाई 2025 को नीलाद्री विजय के साथ समाप्त होगी, जब भगवान अपने मूल मंदिर लौटेंगे। इस दौरान कई धार्मिक रस्में और अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। ओडिशा के पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से शुरू हो गई है। यह 12 दिवसीय यात्रा 8 जुलाई 2025 को नीलाद्री विजय के साथ समाप्त होगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति ने देश विदेश के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने इसे श्रद्धा और भक्ति का पावन उत्सव बताया। वहीं सीएम मांझी ने भक्तों से दिव्य दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की अगली महत्वपूर्ण बैठक जुलाई के दूसरे सप्ताह संभवतः 11 जुलाई को आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और पूर्व कानून मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को एक साथ कराने पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक मोदी सरकार के प्रमुख एजेंडे को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। तमिलनाडु के वेलपराई में तेंदुए ने 4 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। इस संवेदनशील मामले पर राज्य के वन मंत्री के राजा कन्नप्पन ने विवादित बयान देते हुए ऐसे हमले को रोजाना का मामला बता दिया। मीडिया ने जब सवाल पूछे तब मंत्री जी भड़क गए और मुआवजे की बात कहकर मुद्दा टालने की कोशिश की। पत्रकार के दोबारा पूछने पर मंत्री राजा कन्नप्पन चुप हो गए।
इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से करने पर कर्नाटक कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मामला इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी द्वारा पोस्ट किए गए एआई जनरेटेड वीडियो से जुड़ा है। पोस्ट में इंदिरा गांधी को हिटलर कहा गया था, जिससे कांग्रेस भड़क गई। बेंगलुरु में भाजपा की आईटी सेल पर बीएनएस की धारा 192 व 353 के तहत केस दर्ज किया गया है। पंजाब में एक बार फिर खूनी गैंगवार ने आप सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। ताज़ा मामला पंजाब के बटाला से सामने आया है, जहां गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां और बॉडीगार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी दविंदर बम्बीहा गैंग ने ली है। जानकारी के अनुसार आरोपी 2 बाइक पर आए थे और कादियां टोल बैरियर के पास उन्होंने हमला बोल दिया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह एयर इंडिया की एक उड़ान में बम होने की झूठी धमकी से हड़कंप मच गया। सुबह करीब 4 बजे एक क्रू मेंबर को हाथ से लिखा एक नोट मिला, जिसमें बम होने का दावा किया गया था। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट सुरक्षा और एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं और विमान की गहन तलाशी शुरू कर दी। लंबी जांच के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और अधिकारियों ने पुष्टि किया कि यह केवल एक मजाक या शरारत थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ऑपरेशन बेहाली के तहत जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकी ढेर कर दिया गया, जो 1 साल से लापता था। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 और आतंकियों को घेर लिया है। गोलीबारी अब भी जारी है। सुरक्षा कारणों से अधिक जानकारी नहीं दी गई है। रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में ब्याज दरों में बड़ी कटौती के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक करेंगी। इस बैठक में वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के प्रदर्शन, ऋण वृद्धि और विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड और मुद्रा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार आर्थिक विकास को गति देने के लिए उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2025 में 1.78 लाख रुपए करोड़ का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला और कुल्लू में बादल फटने की 5 घटनाओं में अब तक 4 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। धर्मशाला के सैंज में फंसे 500 से अधिक सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं कुल्लू से 81 ट्रैकर को बचाया गया है। इस बीच दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अभी भी मानसून का इंतजार है। मौसम विभाग ने गुजरात, केरल और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है, जहां भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है।